आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार के अंतर्गत भाग 1 में चर्चा करेंगे बस्तियों की। अध्याय 1 आपने पढ़ा, उस वीडियो में हमने चर्चा की थी पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानवीय पर्यावरण। अध्याय 6 तक जो भी अध्ययन किया आपने वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत था, जो पढ़ने में आपको बहुत मजा आया। नहीं है तो वीडियो वापस से देखिए और प्राकृतिक पर्यावरण को कंठस्थ कर लीजिए। आज से शुरू कर रहे हैं मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत जो मानव ने इस प्रकृति में अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो जो बदलाव किए हैं, उन बदलावों की चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे बस्तियों से, तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। देखते हैं सबसे पहले बस्तियां। बस्तियां या फिर आप कह दीजिए मकान, घर, निवास स्थान, सेटलमेंट, ये सब मानव की आवश्यकता है। बस्तियां कहाँ होती हैं? जहां अलग अलग लोग निवास करते हैं। निवास करना मानव की एक परम आवश्यकता है। अलग अलग समय गुजरा है, आप जानते हैं। आदिम काल से हम अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो मानव उस समय आदिम अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खानाबदोश की जिंदगी बसर किया करता था। उस समय आखेट किया करता था, स्थानांतरित होता था, स्थायी नहीं रहता था। और जब से मानव ने सभ्य बना, सभ्यताएं आई और उसके साथ साथ मानव ने क्या शुरू किया? बस्तियों का विकास शुरू हुआ। देखते हैं परिभाषा में नोट कीजिए, वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। क्या लिखेंगे? जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं, ऐसी जगह को आप क्या कहेंगे? बस्तियां कहते हैं। इंग्लिश में सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट कहते हैं। ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये किस तरीके से एक रूप प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें भली भांति आप विभिन्न बस्तियों को देख पा रहे हैं। कितना सघनता है इसमें, आप ये देखिए। और भांति भांति के अलग अलग कई तरीके के मकान आपको देखने को यहां मिलते हैं। अब इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके इतिहास से। देखिए बस्तियों का इतिहास, क्योंकि वर्तमान स्थिति को जानने के लिए हमें जरूरी है कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक नजर डाली जाए। 2 मिनट उस पर बात करते हैं। देखिए, प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। हम जानते हैं आदिम काल आपने देखा है, आदिम अवस्था में मानव कैसे था। अफ्रीका में मानव का जन्म हुआ जब एंथ्रोपोड था, जानवरों की तरह रहता था इधर से उधर। तो प्राकृतिक आश्रय स्थल क्या थे? उसके लिए थे वृक्ष या गुफाएं। ये देखिए, वो अपना मकान वृक्षों पे बनाता था, वो गुफाओं में रहता था, क्योंकि ये प्राकृतिक आश्रय स्थल थे जहां वह अपने आप को सुरक्षित रख सकता था। आज के समय में भी अगर आप देखें तो आप अंडमान निकोबार चले जाइए, वहां पर आज भी जरावा जाति आपको ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे निवास में देखने को मिलेगी जहां आज भी वह वृक्षों में या गुफाओं में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आगे देखते हैं, जब उन्होंने फसल उगाना प्रारंभ किया, क्योंकि ये बहुत खास बात है कि मानव स्थायी जीवन कब अपनाने लगा। इसके लिए महत्वपूर्ण एक है कि जब से वो सभ्य हुआ। सभ्य से मतलब है कि तब से सभ्यताएं आई। तो सभ्यताएं आज से 5000 साल पहले आई, और 5000 साल पहले विभिन्न सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, हांगहो नदी के किनारे की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, कितनी सारी सभ्यताएं हैं जिनका नाम आपने इतिहास में सुना होगा और इस वर्ष अध्ययन भी कर रहे हैं उनके बारे में। तो देखते हैं। तो इसके लिए उसने अलग अलग क्या किए? स्थायी घर बनाना शुरू किया, क्योंकि सभ्य हो गया। सभ्य का मतलब है वो अब घूमेगा नहीं, घुमक्कड़ जीवन छोड़ दिया, मकान बनाना शुरू किया। उसके लिए जरूरी था वो खेती करना प्रारंभ कर दिया, खेती करना और साथ के साथ पशुपालन करना भी शुरू किया। अब उसे जरूरत थी कि वह घुमक्कड़ जीवन को छोड़कर
एक जगह रहना प्रारंभ करें। इसीलिए उसने क्या बनाए, स्थायी घर बनाए। और कई घर मिलकर ही क्या बन जाते हैं प्यारे बच्चों, बस्तियां बन जाती हैं। देखिए, बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि कुछ विशेष अनुकूल दशाएं होती हैं जहां बस्तियां पनप सकती हैं। क्या सभी जगह? हम ये जान चुके हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारी भौगोलिक विभिन्नता देखने को मिलती है, बहुत सारे उच्चावच के लक्षण हम समझ चुके हैं। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं नदी घाटी क्षेत्र हैं, कई तटीय इलाके हैं। उनमें से सबसे अनुकूल स्थान कौन सा है? बिल्कुल सही, वह है नदी घाटी क्षेत्र। हमने बात की थी गंगा सतलज का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये मैदानी इलाके जहां पर बहुतायत में जनसंख्या विराजित है, स्थायी वहां निवास रहती है। देखिए, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है एवं वहां की भूमि क्या है, बहुत उपजाऊ है। और उपजाऊ भूमि होगी तो वहां क्या करेगा, किसान खेती करता है और पशुपालन करता है। आगे देखते हैं। साथ के साथ व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। ये बच्चों क्या है, ये एक क्रम है कि मनुष्य किस तरीके से अलग अलग गतिविधियां करता रहा। गतिविधियों से यहाँ तात्पर्य ये मतलब ये है कि उसने प्राथमिक क्षेत्र जहाँ वह प्रकृति से अपने कार्यों को पूरा कर रहा था, प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, एक द्वितीयक क्षेत्र होते हैं, एक तृतीयक क्षेत्र होते हैं, चतुर्थ क्षेत्र होते हैं। ये आर्थिक गतिविधियां हैं जिनके बारे में विस्तार से अगली कक्षाओं में आप अध्ययन जरूर करेंगे। तो प्राथमिक कार्य जो होते हैं वो प्रकृति से संबंधित होते हैं, खेती करना, मत्स्य करना, आखेट करना, ये सारे प्रकृति से। इसी तरीके से आप द्वितीयक क्षेत्र में हम क्या करते हैं, खनन कार्य है, विनिर्माण का कार्य है। तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं आती हैं। इसी तरीके चतुर्थ क्षेत्र में आधुनिक जो संचार की सेवाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी नई विकसित हो गई है, वो चतुर्थ क्षेत्र में आती है। तो इसके अंतर्गत आप ये देख रहे हैं, व्यापार है, वाणिज्य है, तो ये किसमें है, ये थर्ड सेक्टर में आ गया आपका, टर्सरी सेक्टर। विनिर्माण ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। मतलब यहां पर विनिर्माण का मतलब है कच्चा माल इस्तेमाल में लेना और कच्चे माल से क्या करना, नई वस्तुओं का उत्पादन करना। जो व्यापार हुआ, वाणिज्य हुआ, तो इसके साथ साथ मानव ने क्या कर दिया, बस्तियों का आकार बढ़ता चला गया। जहां हमने ये देखा, आप ये देख रहे हैं कितनी सघनता हो गई है। तो ये बदलाव कैसे हुए, ये समय के साथ साथ होते गए। देखिए, नदी घाटी के निकट बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। अभी मैंने बात की थी सभ्यताओं की, उन्हीं का जिक्र है यहाँ पर, नोट कीजिए इसको। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता है, टिग्रिस मेसोपोटामिया की सभ्यता है, नील नदी मिस्र की सभ्यता है, हांगहो नदी की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। इन नदियों के किनारे विभिन्न सभ्यताएं आज से 5000 साल पहले पनप चुकी हैं। आज जो ऐतिहासिक रूप में हमें साक्ष्यों के रूप में मिलती है, और वहीं से एक शुरुआत हो गई इंसान की बस्तियों के पनपने की। आगे देखिए, प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता था। यही तो उसके रूप बदले, वृक्षों पे रहा, गुफाओं पे रहा, फिर उसकी बदलाव उसने किए, क्योंकि जैसी आवश्यकताएं उसकी होती गई, उसने निरंतर प्रकृति में बदलाव करना शुरू किया, और यही तो उसका मानवीय पर्यावरण बना। आगे देखते हैं, बसाव के लिए कुछ अनुकूल दशाएं। अब बात कर रहे हैं, जब बस्तियों में पनपा, वहां रहने लगा, तो कुछ मूलभूत आवश्यकताएं उसने देखी जरूर होंगी। क्या क्या है, देखते हैं। वो वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं, उसे हम बसाव स्थल कहते हैं। ये परिभाषा अगर आती है बसाव स्थल क्या है, तो आप इसको लिखेंगे, यानी कि जहां वह रह सकता है, यानी कि स्थान ऐसा जो रहने लायक है। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए कुछ प्राकृतिक दशाएं होती हैं जो भूगोल से संबंधित हैं। देखिए क्या क्या है। अनुकूल जलवायु, इस पे हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, मौसम और जलवायु का एक वीडियो पूरा तैयार किया था, उसको आप देखिए तो आप समझ जाएंगे कि जलवायु कितना महत्वपूर्ण योगदान बसावट के लिए रखती है।
जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी या मृदा, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, क्योंकि मानव कृषि करेगा तो अनुकूल जलवायु होगी, उपयुक्त मृदा होगी, उपजाऊपन होगा और बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैदानी इलाके सबसे योग्य होते हैं। क्योंकि आप मरुस्थलों में चले जाइए, वहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है, तटीय इलाकों पर सघनता देखने को मिलेगी, पर विशेष रूप से मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या आपको विश्व में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। ये हैं बस्तियों के प्रकार। मूल रूप से सुविधा के आधार पे हमने दो तरीके से उसको बांटा है, स्थायी बस्तियां और अस्थायी बस्तियां। स्थायी आप नाम से ही समझ गए, जो परमानेंट सेटलमेंट है, लंबे समय तक आप एक जगह रह सकते हैं। ये देखिए, ये स्थायित्व जीवन है, जिसमें वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई चीज़ों पर निर्भर रहता है और वो सभी सुविधाएं इसको शहरों में मुहैया होती हैं। तो शहरों में आपने देखा है ये स्थायी जीवन जीते हैं, परमानेंट घर बना के रहते हैं। और अस्थायी जीवन जो घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं। घुमक्कड़ जैसे गडरिया लोहार आपने देखे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं। स्थानांतरित कृषि भी उसके अंतर्गत आती है, जो आदिम जनजातियां आज भी करती हैं। गोंड है, जरावा जाति है, भील है, संथाल है, ऐसी जातियां मौजूद हैं भारत के अंतर्गत और विश्व के अंतर्गत, जो आज भी अस्थायी बस्तियां बनाकर रहती हैं। ये देखिए, इस तरीके की अस्थायी बस्तियां होती हैं, जो कच्चे मकान होते हैं, प्रकृति से घास फूस लकड़ियां लेकर बनाए जाते हैं और कुछ समय के लिए ही वहां पर 1-2 वर्षों तक रहते हैं। उपजाऊपन मिट्टी का खत्म हुआ, फिर दूसरी जगह वापस चले गए, जैसे झूम कृषि होती है। आगे देखते हैं। स्थायी और अस्थायी बस्तियों में कुछ तो अंतर होगा, उसी चीज को इसमें बताया गया है, नोट करिएगा। स्थायी बस्तियों में मानव स्थायी रूप से निवास करने के लिए इनका निर्माण करता है। स्थायी मतलब अब वो शिफ्ट नहीं होना चाहता, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं विचरण करना चाहता, तो वो एक परमानेंट जगह अपना मकान बना के रहेगा और वहीं पे अपना रोजगार, रोज दिनचर्या की जो वस्तुएं हैं वह वहीं से प्राप्त करेगा। इसके बनस्पत अस्थायी बस्तियां जो होती हैं, यानी कि इसकी तुलना में वो बस्तियां जो कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। कुछ समय के लिए है, हमने बात की थी स्थानांतरित कृषि कर रहे हैं, आदिम जनजातियां हैं जो कुछ समय के लिए हैं, गडरिया लोहार का उदाहरण है। ऐसी बस्तियां कहां देखने को मिलेंगी? जो अस्थायी होती हैं। देखिए, ये आपको मिलेंगी घने जंगलों में, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों में। पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, क्योंकि समय के अनुरूप अगर वहाँ की जलवायु बहुत विषम हो जाती है तो वो वहाँ से स्थानांतरित करते हैं। बहुत गर्मी होगी, तापमान 50 से ऊपर होगा तो वो बदल जाएंगे, जल वाले स्थानों की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ठंडे स्थानों पे हिमांक से नीचे चला गया तो वो फिर स्थानांतरित कर देगा। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो दशाएं इनको प्रभावित करती हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो वे करते क्या हैं? अस्थायी बस्तियों में जो रहते हैं वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। हमने जिक्र किया आखेट का, संग्रहण का। ये आदिम समय से आदिम मानव ये कार्य कर रहा था, जब से वह स्थायित्व जीवन पे नहीं आया था। और उसी के साथ आज देखिए तो उसका एक स्वरूप हमें देखने को मिलता है स्थानांतरित कृषि के रूप में, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। झूम कहते हैं, असम में करते हैं, ठीक है। पेंडा है, दीपा है, मिल्पा है, कई प्रकार के स्थानांतरित कृषियों के नाम हैं अलग अलग स्थानों पर। वास्तविक रूप से इसमें करता क्या है? 1-2 वर्ष तक वहाँ खेती करेगा, उपजाऊपन खत्म होने के उपरांत वह क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। और इसका एक नुकसान यह है कि क्योंकि खेत तैयार करने के लिए वह क्या करता है, काटता है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, काटता है और वहाँ खेत तैयार करता है। तो एक प्रकार से प्रकृति के लिए विनाशक भी है। आगे देखते हैं। फिर साथ के साथ वह क्या करता है, ऋतु प्रवास करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। पर ऋतु प्रवास विशेष रूप से आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा, जिसे ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं। नजर डालते हैं। ऋतु प्रवास यानी कि ऋतुओं के साथ
क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है। यानी कि ऋतु जब ऐसी थी, और विशेष रूप से अगर हम देखें कि मान लो गर्मियों में पहाड़ी इलाकों के ऊपर चरवाहे चले जाते हैं, जैसे गुज्जर बकरवाल जाति के लोग हैं, वो प्रवास करते हैं, पहाड़ी इलाकों पे चले जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर क्या है, घास उग जाती है, तापमान मिलता है तो घास उगती है, और सर्दियों में वह घास खत्म हो जाती है, बर्फ गिरने लगती है, तो वो फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये जो एक माइग्रेशन है, ऊपर जाना पहाड़ियों पर, फिर नीचे उतरना मैदानी इलाकों पर, तो ये किससे संबंधित है, ये ऋतु प्रवास से संबंधित है। नोट कीजिएगा, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं, विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में। जो लोग पशु पालते हैं, यानी कि जो पशुपालन करते हैं, वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों यानी कि पैस्टोरल लैंड्स होते हैं जहां पशुओं को चराते हैं। यानी कि पशुपालक हैं तो उन्हें चरागाह स्थलों की तलाश रहती है, और जैसे जैसे चरागाह स्थल बदलते हैं वो उनके साथ क्या करते हैं, ऋतुओं के अनुसार क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। इसकी खोज में वह क्या है, फिर निकल पड़ते हैं। यही एक मुख्य कारण है कि वो ऋतुओं के साथ क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। ये देखिए, एक बकरवाल जाति का आपको दिख रखा है, ये पशुपालक है जो पशुओं को, भेड़ को इधर से उधर पहाड़ी इलाकों पर ले जाता है। मैं एक आपको विशेष जानकारी दूं, जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, जिसको भारत ने विजय किया था, और उस वहाँ पर जो आतंकवादी आए थे उसकी सूचना भी एक ऋतु प्रवास के अनुसार एक बकरवाल जाति के एक इसी तरीके से चरवाहे ने ही सूचना दी थी, और उसके बाद ही भारतीय सेना मुस्तैद हुई, और हमने कारगिल के तहत हमारे पड़ोसी देश को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी तरीके से उनका अपना एक खास, इनकी एक रणनीति होती है, किस तरीके से ये ऋतु प्रवास करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आगे देखते हैं, सघन बस्तियां। अब हम बात कर रहे थे कि मानव ने क्या किया है, विभिन्न अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर लिया है। अब उसकी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि वह शहरों की तरफ आकर्षित होने लगा, और शहरों में वह सारी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं बड़ी अच्छे ढंग से उसको मिलती हैं, शिक्षा की तलाश में, रोजगार की तलाश में, और बहुत सारी सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाओं की तलाश में, परिवहन के अच्छे साधन मौजूद हैं, संचार के साधन मौजूद हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, इन बस्तियों में उसके आधार पे क्या है, नए स्वरूप देखने को मिलते हैं। उसी के अंतर्गत ऐसी बस्तियां जो सघन हैं, बहुत नज़दीक लोग इसमें रहते हैं, यानी कि नज़दीक रह रहे हैं, तो वहाँ पर रोजगार के साधन बहुत ज़्यादा हैं, और उनके बसाव के लिए जो क्षेत्र है वो बहुत कम है। तो लोग वहाँ, क्षेत्र कम है और लोग ज़्यादा आ गए हैं, तो ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे, सघन बस्तियों के रूप में जानते हैं, जिसमें घर क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इस तरीके का चित्र आपने विशेष रूप से कहाँ देखा होगा, पक्के मकान होते हैं, बहुमंजिला मकान होते हैं, और बहुत नज़दीक में होते हैं। आप ये देखिए, सभी मकानों के बीच में बहुत कम ऐसा जगह है जहाँ से हम इनको अलग देख पाते हैं। खाली बीच के भाग में कुछ सड़कों के लिए इस जगह छोड़ी गई है, और बहुत सघनता वाली बस्तियों के उदाहरण है। आगे देखते हैं, सघन बस्तियों की तुलना में एक बस्ती होती है जो प्रकीर्ण होती है। प्रकीर्ण मतलब बिखरी हुई है, डिस्पर्स है, दूर दूर के इलाकों में होगी। तो जहाँ सघन बस्तियों में हम बात कर रहे थे कि स्थान की उपलब्धता कम है और लोगों का निवास ज़्यादा है, तो वहाँ सघनता देखने को मिलेगी। और जहाँ स्थान बहुत ज़्यादा है, पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके और मरुस्थलीय इलाकों में चले जाइए, वहाँ पर स्थान बहुत ज़्यादा है, इतनी जगह है कि वहाँ पर लोग विरल पाए जाते हैं, कम मिलते हैं, और उनकी बस्तियाँ क्या होती हैं, प्रकीर्ण होती हैं, दूर दूर के स्थानों पर वो रहते हैं। देखिए, प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि सब ड्रेस्टिक कंडीशंस हैं। अति विषम मतलब जहाँ गर्म तो 50 डिग्री से ऊपर, ठंडा तो हिमांक से नीचे। अब ऐसी स्थिति में क्या इंसान रहना पसंद करेगा?
कुछ लोग वहाँ रहते हैं जो विशेष रूप से ऋतु प्रवास करते हैं, आदिम जनजातियाँ हैं, या दूर दराज के लोगों स्थानों पर भी लोग रहते हैं जो कि शुरू से वहाँ पर रह रहे हैं और उनको ऐसे मौके तलाश नहीं हो पाते कि वो शहरों की तरफ आकर्षित हो। पर ऐसे उदाहरण प्रकीर्ण बस्तियों के अब कम ही देखने को मिलते हैं। ये देखिए, विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में आप देख रहे हैं, ये दूर दूर के इलाकों में आपको बस्तियां दिखाई दे रही हैं, जिसकी तुलना में हम ये देखें यहाँ कितनी सघनता है, ये बड़ी सघन है, नज़दीक है, और यहाँ पर आपको एक दूरी नज़र आ रही है। यही इसका एक खास अंतर है। आगे देखते हैं शहरी बस्तियां। अब सघन बस्तियों में हम चर्चा कर रहे थे इन्हीं की, शहरी बस्तियों की। शहर में सघनता ज़्यादा देखने को मिलेगी। समय के साथ साथ मानव ने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात, संचार के बेहतर साधनों का शुरुआत कर दी और ये विकास हुआ उसका। इस प्रकार शहरी बस्तियों का भी विकास सुविधाओं के आधार पर नगरों एवं महानगरों में हुआ। तो जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी वैसे वैसे उसको हमने क्या दे दिया, अर्बन कह दिया। क्या कह दिया? अर्बन। अर्बन मतलब नगरीय या शहरी, यानी कि वहां पर टाउन्स बनने लग गए। टाउन्स यानी कि जहां हम पहले देख रहे थे विलेज, विलेज जो गांव थे, और गांव आज किस में बदल गए हैं? शहरों में बदल गए, क्योंकि वहाँ के जो कार्य करने के क्षेत्र थे, आर्थिक गतिविधियाँ थी, वो सब में बदलाव आ गया है। वो द्वितीयक यानी कि विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में उनकी भागीदारी देखने को ज़्यादा मिलती है। ये देखिए, ये महानगरों का एक दृश्य है और कितनी सघन बस्तियां देखने को मिलेगी, कितनी सघन बसावट यहाँ देखने को मिलेगी, और सुविधाएं परिपूर्ण हैं और बहुमंजिला इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से अंतर कर सकते हैं इनके बीच में। आगे देखते हैं ग्रामीण बस्तियां। अब तुलना कर रहे हैं शहरी बस्तियां और ग्रामीण बस्तियों की। गांव में ग्रामीण बस्तियां होती हैं जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। तो बच्चों एक चीज यहाँ लिख लो इसको कि पहचान क्या है ग्रामीण बस्तियों की, क्योंकि वहाँ के कार्य क्षेत्र, आर्थिक कार्य क्षेत्र जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, वह अलग है। और ये लोग क्या कार्य करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत? ये ही है, कृषि है, मत्स्य है, मछली पालन है, वानिकी है, पेड़ों को काटना है, दस्तकारी है, हाथ का हुनर का काम है, लकड़ी का कार्य है, पशुपालन है। ये सभी कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इनका संबंध किससे होता है? ग्रामीण क्षेत्रों से होता है। तो यहाँ पर ग्रामीण बस्तियां सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। यानी कि गांव में भी आप ये देखें कि गांव में एक जो शहर के गांव में जो बाजार के पास का एक कस्बा होता है, आप उसको देखें तो वहाँ जहाँ हम दैनिक आवागमन करते हैं, हमारी सुविधाएं हैं, ज़रूरत के सामान, सब्जी मिलती है, सामान लेके आते हैं, तो आप ये देखिए गांव से आपको चल के जाना पड़ता है। 2-3 किलोमीटर पर एक सघन क्षेत्र होता है, व्यापार का केंद्र होता है, जहाँ से गाँव को सुविधाएं मिलती हैं। तो वहाँ पर क्या होगी? सघन ग्रामीण बस्तियाँ होंगी, और जो दूर दराज में होंगी उसे क्या कहेंगे? प्रकीर्ण ग्रामीण बस्तियाँ कहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। ये अलग अलग कुछ भूगोल के आधार पे मकानों की बनावट में भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे हमने वृक्षों को पढ़ा था, बारिश वाले स्थानों पर चौड़ी पत्ती के थे, मरुस्थलों में सूक्ष्म पत्ती के आपको दिखे, कैक्टस दिखाई दिया। इसी तरीके से पहाड़ी इलाकों में गए तो शंकुधारी वनों को पढ़ा। अब इसी आधार पे मकानों की भी बनावट होती है। जिन इलाकों में, मैदानी इलाकों में आपको चौकोर छतें दिखाई देंगी, पहाड़ी इलाकों में आप जाएंगे तो वहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल के शेप में, त्रिभुज के आकार में दिखेगी, क्योंकि वही कारण है कि बर्फबारी होगी, बर्फबारी के साथ बर्फ नीचे आ जाएगी। और जिन स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर भी ढाल वाली छतें ही बनाई जाती हैं, क्योंकि सपाट छतें होंगी तो पानी भराव हो सकता है, बाढ़ आने का खतरा रहता है, तो इसलिए ढालू छतें ही इस तरीके की बनाई जाती है। तो यही इसमें लिखा है, ऐसे क्षेत्रों में, वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छतें। आप ये देख रहे हैं, ये ढाल वाली छतें
ये बनी हुई हैं। इस तरीके के मकान का निर्माण यहाँ पर होता है, आप ये देख रहे हैं। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कें देखने को मिलती हैं और आवागमन के जो साधन है, परिवहन के साधनों की भी कमी देखने को मिलती है, जिसके बारे में आगे हम और पढ़ने वाले। ग्रामीण बस्तियों को जहां आपने देखा अत्यधिक वर्षा, और वहां हमने क्या पढ़ा, ढाल वाली छतें पड़ी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बस्तियों की बसावट में किस तरीके से प्रकृति का योगदान भी देखने को मिल रहा है, और प्रकृति के अनुकूलता के आधार पे मानव ने उसमें बदलाव कर दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।